हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो हमारी होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। डेट क्या है आज? आज है डेट और तारीख है 25 फरवरी। तो 25 फरवरी को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो आप लोगों से मैं उनके बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन 25 फरवरी को। तो देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी सबसे पहले वो देखेंगे। तो एक मिनट, मार्कर में भी अभी इंक डाली है तो लीक कर रहा है, थोड़ा सा देखिए बहने लगा। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है हमारी 25 फरवरी 1897। 25 फरवरी 1897 को हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अमरनाथ जहाजी के बारे में। आज के दिन क्या हुआ था? अमरनाथ जहाजी का आज के दिन जन्मदिन था। आज के दिन जन्मदिन मतलब इनका जन्म हुआ था आज के दिन। इनका जन्म हुआ था आज के दिन किसका? अमरनाथ जहाजी का। ये कौन थे? एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े साहित्यकार थे उस समय पे जब ये थे। जैसे इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ 25 फरवरी 1897 को। तो हमारी आजादी से पहले की हैं ये। ठीक है, तो उस समय पे ये इंडिया के सबसे बड़े इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लिटरेचर मतलब साहित्य, जो साहित्य होता है उसी को तो वो बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े साहित्यकार थे उस समय पे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े टीचर थे उस समय पे। तो इनके अगर जीवन काल की बात करूं, देखिए जन्म तो आपको पता ही चल गया क्या, 25 फरवरी 1897, ये तो इनका जन्म है। अब इनकी मृत्यु कब है? इनकी मृत्यु है आपकी 2 सितंबर या फिर 2 सितंबर 1955, 1955। इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या थे? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। कहां पे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं। इलाहाबाद कहां पे पड़ता है? इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम अभी भी इलाहाबाद ही है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्या थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे। फिर वहीं पे जो इंग्लिश लिटरेचर की पूरी कमेटी थी इनकी, कॉलेज में कमेटी होती है ना, अलग सब्जेक्ट की पूरा एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो उसके फिर लीडर बन गए थे किसके? इंग्लिश लिटरेचर की जो कमेटी थी। कहां पे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे। क्या रहे? वाइस चांसलर। सबसे ऊपर कौन होता है? जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके हेड को क्या बोलते हैं? जिसको हेड करता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चांसलर। तो चांसलर के नीचे जो होता है वो कौन होता है? वाइस चांसलर। तो ये वहां के वाइस चांसलर भी रहे। कहां के वाइस चांसलर रहे? ये बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे, दोनों जगह के वाइस चांसलर भी रहे। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और भूमिका निभाई है। अच्छा, आप लोग एनडीए जानते हो? नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, जो 12th के आसपास के बच्चे होते हैं, 12th पास बच्चे होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन से पहले अगर किसी बच्चे को इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर के उस पर जाना है, पोस्ट पे वो बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, तो उसका एग्जाम होता है ना एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो जब उसको बनाने की बात चल रही थी तो उसको किसी भी ऐसी कोई नई पोस्ट बनाई जाती है, कहीं कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो पहले एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी सारा कुछ डिस्कस करती है, कैसे कैसे काम करना है, करना सही भी है कि नहीं है, वो सब करती है ना, पूरी कमेटी बात करती है। उसके बाद कुछ चीज लॉन्च की जाती है। तो एनडीए को बनाने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके वाइस चेयरमैन भी थे। कौन थे? उसके वाइस चेयरमैन भी थे। 1955 में ये कमेटी बैठी थी। तो उस टाइम 1951 में ये कमेटी बैठी थी और उसके ये क्या थे? उसके ये वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस चेयरमैन थे। किसके? जो एनडीए के लिए कमेटी बैठी थी, जिसने बाद में स्टैब्लिश किया किसको? एनडीए को, जिसने बाद में एनडीए को बनाया, नेशनल डिफेंस एकेडमी को। ओके, और इनके बारे में बताऊं, ये बिहार पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, पीसीएस भी बोल देते हैं इसको और पीएससी भी बोल देते हैं। देखिए यहां लिखता हूं, बिहार पीएससी बोल दो या फिर पीसीएस बोल दो। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे सही नाम इसका पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी होता है, पर कई जगह पे इसको पीसीएस भी बोल देते हैं। पीसीएस की पोस्ट होती है ना, अलग अलग उसमें एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के। तो जो बिहार की पीसीएस अथॉरिटी थी उसके ये चेयरमैन रहे। कहा? किसके? बिहार की जो आपकी पीसीएस की अथॉरिटी थी। कब से कब तक रहे थे? देखिए 1 अप्रैल 1953, 1953 से लेकर कब तक? 1 सितंबर
1955 तक इनकी मृत्यु हुई थी, उससे एक दिन पहले ही इन्होंने वो पोस्ट छोड़ी थी। ठीक है, तो उस समय पे, इस समय पे क्या रहे हैं ये बिहार जो आपका बिहार का जो पीसीएस है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयरमैन रहे हैं। किसके द्वारा चुने गए थे? ये चुने गए थे माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन का नाम आप सबने सुना होगा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो जिस समय पे हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पे हमारे यहाँ के वाइसरॉय कौन थे? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने ही इनको चुना था। ओके, माउंटबेटन ने इनको चुना था। इनको एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? इनको अवार्ड मिला है पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। ये 4 अवार्ड मैंने आपको बताए है ना, सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत के किसी भी आम आदमी को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो दोबारा से भारत रत्न सबसे ऊपर, सबसे टॉप वाला, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? ये थर्ड वाला, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला है। कौन सा? पद्म भूषण। कब मिला है इनको पद्म भूषण? 1954 में। 1954 में। देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट थे। वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट का मतलब ये पहले उन कुछ चुनिंदा लोगों में से जिनको पहली बार भारत रत्न मिला, सॉरी भारत रत्न नहीं, पद्म भूषण मिला था। ये उन्हीं कुछ लोगों में से था। ठीक है, ये उन्हीं कुछ लोगों में से थे। इसी समय पहली बार मिला था 1954 में। तो इनको भी मिला था 1954 में क्या? पद्म भूषण। और इनके क्या क्या योगदान है, किस किस चीज को इन्होंने पोस्ट संभाली है, वो मैंने आपको सारा कुछ इनके बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या होने वाली है आपकी? 25 फरवरी 1948 1948 की न्यूज होने वाली है। हमारे देश जब आजाद हुआ से 1 साल बाद की न्यूज। डेनी डेनजेंगपा का जन्म हुआ था आज के दिन। डेनी डेनजेंगपा कौन है? सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो पा रही है। ये सिक्किम के रहने वाले थे, तो नाम भी थोड़ा वो वाला है ना, तो हमको नॉर्मली आदत नहीं होती, तो थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है ये। तो कौन है ये? डेनी डेनजेंगपा। डेनी डेनजेंगपा ये कौन है? भारतीय अभिनेता है। देखिए, आपने डैनी जो है ना, डैनी ये बहुत सारी मूवीज में इन्होंने विलेन का काम किया है। इन्होंने आज तक 190 मूवीज में काम कर चुके हैं। इनको पूरे 40 साल हो चुके हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो मूवीज आती हैं बॉलीवुड वाली, उसमें जो डैनी है, डैनी को आपने देखा होगा बहुत सारी अमिताभ बच्चन की मूवीज के साथ, जैसे मूवीज में जैसे अग्निपथ में थे, है ना, अग्निपथ अमिताभ बच्चन वाली जो है उसमें थे। अभी नई मूवी बताऊं आपकी, एक अमिताभ बच्चन के साथ इनकी ऊंचाई करके मूवी आई थी, वो पहाड़ को चढ़ने के ऊपर थी। मैंने मूवी देखी नहीं है, पर सुना है माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के ऊपर कुछ ऐसा कुछ मूवी में। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले बेबी, जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी बेबी, उसमें जो हेड का काम कर रहे थे, उसमें जो हेड थे वो भी यही थे बेबी में। उसके बाद उसी का एक प्रीक्वल आया था, क्या आया था मतलब उससे पहले वाला पार्ट आया था, उसका नाम शबाना करके, उसमें भी थे ये। बहुत सारी मूवीज में ये, बहुत सारी मूवीज में ये। सलमान खान की एक मूवी है, कौन सी? सनम बेवफा करके। बहुत सारी मूवीज में, 190 मूवीज में इन्होंने काम किया। आपने कहीं ना कहीं को जरूर देखा होगा। जो आपकी ऋतिक रोशन की मूवी थी बैंग मैंग, है ना, कैटरीना कैफ के साथ थी, उसमें भी ये ब्लेन थे, है ना। ये मैंने आपको इसीलिए नई मूवी बताई है। अगर आपने पुरानी मूवी इनकी नहीं देखी होगी, तो नई मूवी कोई ना कोई इनकी आपने जरूर देख ली होगी। नई मूवी इनकी आपने कोई ना कोई जरूर देख ली होगी। तो ये कौन है? ये अभिनेता है। कौन सा अभिनेता है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता है। इनका जन्म कहां हुआ था? सिक्किम में हुआ था इनका जन्म। उस समय पे क्या था? सिक्किम में आजाद एक किंगडम था, मतलब आजाद एक राज्य, राजा का राज्य बोल सकते हो आप, है ना, एक राजपाट अलग था सिक्किम तो हमारे यहाँ पे 1962 में जोड़ा है, 1962-63 में भारत में जोड़ा है सिक्किम। तो इससे पहले तो एक आजादी था, वो उससे पहले तो आजादी था सिक्किम। तो हमारे यहाँ पे तो 62-63 में जोड़ा है। इनका जन्म कब हो गया? 48 में ही। तो उस समय पे कौन थे ये अलग एक देश मान लो या राज्य मान लो, जैसे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट थी ना, अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे, ऐसी सिक्किम में था। तो इनका जन्म वहीं पे हुआ था, सिक्किम में। ओके, इसी वजह से इनका नाम थोड़ा ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है आपका, है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले में नाम थोड़े ऐसे होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले नाम थोड़े ऐसे होते हैं, इसी वजह से इनका नाम ऐसा ही है, डेनी डेनजेंगपा। ओके, चलिए हाँ, इनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है ना, ये एक्टर है। तो आप सोच सकते हो अगर एक्टर को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर को ही पूछते हैं क्या एग्जाम में। देखिए, इनको ना पद्मश्री मिला हुआ है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी को भी कोई ऐसा अवार्ड मिला हुआ है, वैसे इनको मूवीज के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, लेकिन इनको पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री क्या है आपका? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में जो 4 अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सबसे नीचे वाला जो वो इनको मिला हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इन चारों में से किसी को भी अवार्ड मिला हुआ है ना, और वो न्यूज में है, तो उसको आप पढ़ लो जरूर, उससे उसके बारे में आप पढ़ लो। इस वजह से मैंने इनको यहाँ इंक्लूड किया है। ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो आज शाहिद कपूर का ही बर्थडे, बॉलीवुड एक्टर है शाहिद कपूर, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ऐसा कोई अवार्ड भी मिला नहीं है। उनको मिलता अगर तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। कब मिला है? 2003 में। पद्मश्री 2003 में इनको मिला हुआ था। ठीक है, बाकी बता दिया मैंने आपको, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 25 फरवरी 1970, 1970, 25 फरवरी 1970। आज किसका मतलब इनके बारे में हम किसके बारे में इस वाले में पढ़ने वाले हैं? 1970 में
मांतु पद्मनाभम, है ना। तो अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो सॉरी, साउथ का नाम है। आप सोच रहे होगे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर भी गलती कर दी नीचे भी गलती कर दी। तो देखिए नाम अगर यहाँ नॉर्मल होते हैं ना, मतलब नॉर्मल हमारे लिए जो नॉर्मल है, वैसे तो नाम ये भी नॉर्मल है, लेकिन हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग ये नाम लेते नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये कौन है? मांत्रु पद्मनाभम। कौन? मांत्रु पद्मनाभम। इनका आज के दिन निधन हुआ था। ये कौन थे? बहुत बड़े समाज सेवक थे, बहुत बड़े समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, ठीक है, जो समाज के लिए काम करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे ये, और केरला से बिलोंग करते थे, केरला के रहने वाले थे। केरला जो हमारी स्टेट है वहां के रहने वाले थे। ये फ्रीडम फाइटर भी रहे, है ना, ये फ्रीडम फाइटर भी रहे। इन्होंने मतलब देश की आजादी के लिए भी लड़ा, कई बार जेल भी गए। जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसका भी हिस्सा थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ये हिस्सा थे, और वहां पे इन्होंने बहुत सारी जो है ये जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ रही थी उनके साथ इन्होंने भी लड़ा, कई बार उनके साथ ये जेल भी गए, ठीक है। अब इनके जीवन काल की बात करूं, अगर इनके जीवन काल की बात करूं तो जन्म, देखिए मृत्यु तो आपको पता ही चल गई, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 25 फरवरी 1970 में, ठीक है। अभी देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। अब देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपका 2 जनवरी 2 जनवरी 1878, ठीक है, 1878 में इनका जन्म हुआ था। तो ये इनका जीवन काल है, ठीक है, ये इनका जीवन काल है। किसका? इनका जीवन काल है ये। मुंत्रु पद्मनाभम मुंत्रु पद्मनाभन का ये जीवन काल है, ठीक है, ये इनका जीवन काल है। मैंने इनके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया। अब इनको भी एक अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला हुआ है इनको? पद्म विभूषण। इनको मिला हुआ है पद्म विभूषण। फिर आप याद करो 4 अवार्ड कौन कौन से हैं, हाईएस्ट 4 सिविलियन अवार्ड कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? ऊपर से लगाओ तो तीसरा पद्म विभूषण। इनको कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। कब मिला है इनको पद्म विभूषण? 1966 में, 1966 में। अच्छा, ये एक चीज के लिए और फेमस है बहुत ज्यादा, दिख रहा है आपको? हाँ, ये एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस और है, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी एनएसएस करके। एनएसएस क्या है आपकी? नायर सर्विस सोसाइटी। क्या? नायर सर्विस सोसाइटी। नायर सर्विस सोसाइटी है, केरला में इन्होंने बनाई थी। ये एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्या नाम था उसका? नायर कम्युनिटी। तो ये केरला की 15.5% आबादी है ये कम्युनिटी जो है। तो इस कम्युनिटी का अपने अधिकार मिले, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कम्युनिटी, ये जो आपकी सोसाइटी बनाई गई थी, इनके द्वारा बनाई गई थी। इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है केरला में, ये जो इन्होंने नायर जो आपकी कम्युनिटी है इसके लिए काम किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? 25 फरवरी 1988। 1988 को क्या हुआ था? 25 फरवरी 1988 को हम यहाँ पे बात करने वाले पृथ्वी मिसाइल की। पृथ्वी मिसाइल ये एक सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस, सरफेस से सरफेस के लिए जो मिसाइल होती है, ठीक है। मिसाइल कई प्रकार की होती है, सरफेस टू एयर भी होती है, एयर टू एयर भी होती है, जो हवा से हवा में अटैक करती है। एक होती है जो सरफेस से छोड़ी जाती है, मतलब जमीन से छोड़ी जाती है और हवा में अटैक करती है। एक होती है जो सरफेस से छोड़ी जाती है और वो ऐसे सरफेस यहां से छोड़ी, जमीन से तो ऐसे जाके और जमीन पे जाके लगेगी, ठीक है, ऐसे आके जमीन पे लगेगी। सरफेस टू एयर मतलब ये जमीन से छोड़ी और ऐसे जाके लग जाएगी, यहाँ कोई हेलीकॉप्टर वगैरह या जो भी है, ठीक है। एयर टू एयर जो एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ते रहते हैं, ठीक है। जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, वो कौन सी हो गई? एयर टू एयर हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी है? पृथ्वी जो आपकी मिसाइल है, जो पृथ्वी आपकी मिसाइल है, ये पृथ्वी फर्स्ट की बात हो रही है। पृथ्वी हमारे पास कई सारे वेरिएंट है, ये बात हो रही है पृथ्वी फर्स्ट की। तो पृथ्वी फर्स्ट जो सतह से सतह वाली मिसाइल है, जो सतह से सतह पे मारती है, उसका आज के दिन क्या हुआ था? उसका आज के दिन सफल प्रयोग किया गया था। मतलब उसका क्या किया गया था? उसका सफल प्रयोग किया गया था। उसको जो है इस्तेमाल करके देखा गया था कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सफल हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सफल हुआ था, तो इसका मतलब सफल हुआ था, मतलब ठीक से काम कर रही है, ठीक है, ठीक से काम कर रही है। तो आज के दिन क्या है? डेट क्या है आज आपकी? 25 फरवरी। हाँ, 25 फरवरी और क्या है? 1988। इस दिन इसको क्या किया था? टेस्ट किया गया था 1988 में, 25 फरवरी को इसको टेस्ट किया गया था। फिर ये जो है आर्मी वेरिएंट थी। देखिए मैंने आपको बताया ना कई सारी है हमारे पास पृथ्वी, तो पृथ्वी 1 जो है ये आर्मी वेरिएंट है, मतलब ये आर्मी के द्वारा यूज की जाएगी। फिर पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 2 किसके द्वारा यूज करी जाएगी? एयरफोर्स वेरिएंट है, वो एयरफोर्स के द्वारा यूज की जाएगी, ठीक है, वायुसेना के द्वारा। और तीसरी जो है आपकी कौन सी? पृथ्वी 3, ये वो नेवल वेरिएंट है, वो नेवी के द्वारा यूज की जाएगी, ठीक है। तो आप तीनों समझ गए होंगे,
ठीक है ना, ये तो आप तीनों समझ गए। देखिए क्या होता है, जब भी कोई नया ऐसा इक्विपमेंट होता है ना, जो आर्मी वगैरह या किसी भी फोर्स में जाना होता है, उसको पहले बनाया जाता है, उसको पहले बनाया जाएगा, पहले उसका डिजाइन बनाया जाएगा, फिर उसका क्या किया जाएगा, उसका प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, मतलब ऐसी बना के देखा जाएगा ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर जो जिस कंपनी ने उसको बनाया उसको टेस्ट कर लेगी, फिर इसको आर्मी को दिया जाएगा, फिर आर्मी उसका करीबन 1 से 1.5-2 साल तक उसका पूरा टेस्ट करती है, हर एक सिचुएशन में हर एक चीज देखती है, क्योंकि आर्मी को पता नहीं किस सिचुएशन में, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की बात कर रहा हूं मैं आर्मी बोल रहा हूं, समझ लो तीनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, मिलिट्री बोल देता हूं, मिलिट्री मतलब तीनों की बात कर रहा हूं, ये समझ लो मैं तीनों की बात कर रहा हूं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं 1.5 से 2 साल 3 साल तक भी करते हैं कई बार, कि हर सिचुएशन में काम करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं कल किस सिचुएशन में यूज करनी पड़ जाए, है ना, लड़ाई के दौरान कैसी सिचुएशन आ जाए किसको क्या पता चलता है, तो हर सिचुएशन में इसको यूज करते हैं ये लोग, है ना। फिर उसके बाद अगर सक्सेसफुली हो गई, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इंडक्ट किया जाता है, जो भी आपकी फोर्स है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। इंडक्ट का मतलब फिर ये इसको अपने उसमें ले लेते हैं ना, अपने यूज के लिए फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्विस में कब आई थी आपकी पृथ्वी 1 जो है, जो पहली पृथ्वी है, ये कब आई थी आपकी सर्विस में, 1994 में, 1994 में आई थी। बनी कब थी, 1988 में, और आई कब थी, 1994 में बनाई। इसका डिजाइन किसने दिया था, इसका डिजाइन दिया था डीआरडीओ ने। देखिए डीआरडीओ का नाम अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होगे तो डीआरडीओ का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा, डीआरडीओ का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा। डीआरडीओ क्या है आपकी, डीआरडीओ की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं ना, वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ये बनाती है। अच्छा आपने अगर वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, उरी, उरी मूवी आई थी ना विक्की कौशल की, जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर आई थी, तो उसमें क्या है, जो परेश रावल वाला रोल है ना, जो अजीत डोभाल का रोल उन्होंने निभाया है, जो हमारे यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उन्होंने उनका रोल निभाया है। तो वो क्या करते हैं, डीआरडीओ में जाते हैं, उसमें वो वाला है ना, जो वो कैमरा लेके आते हैं, वो चिड़िया उड़ा के देखते हैं, तो वो वाला जो ऑफिस दिखाया गया है, वो डीआरडीओ का ऑफिस दिखाया गया। अगर आप मूवी को दोबारा देखोगे ना, तो साइड में लिखा भी रहता है डीआरडीओ ऑफिस, या कहीं पे लिखा हुआ है, उसको मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही डीआरडीओ है ना, वही डीआरडीओ जिसने वो वाली वो बनाया था, वो चिड़िया बनाई थी कैमरा वाली, तो वही डीआरडीओ जिसने पृथ्वी 1 बनाई थी। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 25 फरवरी 2008, 25 फरवरी 2008 को क्या हुआ था, हंसराज खन्ना, हंसराज खन्ना, ये कौन है हंसराज खन्ना, इनका आज के दिन निधन हुआ था। ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, अगर सर्वोच्च न्यायालय होता तो सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट, ठीक है, न्यायालय मतलब कोर्ट, ठीक है, उच्च वाला मतलब हाई कोर्ट, और सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा वाला मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो ये हाई कोर्ट के क्या रहे थे, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, मतलब चीफ जस्टिस रहे थे। देखिए एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके हेड होते हैं, और दूसरे कौन होंगे, ये एक न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, है ना। तो हाई कोर्ट तो अलग अलग राज्यों में होती है ना, अलग अलग राज्यों में होती है हाई कोर्ट। तो जो उनके सबसे ऊंचे वाले वो होंगे, जो सबसे ऊंचे जज होंगे उनके, जो सबसे टॉप पे बैठते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरह यहाँ पे कौन बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे थे, इनका आज के दिन निधन हुआ था, मतलब इन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली, अभी आपको समझाऊंगा बताऊंगा कौन कौन सी। तो इनका आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है। ये वैसे कहाँ के ये रहे थे, चीफ जस्टिस कहाँ के रहे थे, कौन सी हाई कोर्ट के रहे थे, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। कौन आपके, हंसराज खन्ना, हंसराज खन्ना। देखिए इन्होंने सबसे पहले जानते हैं इन्होंने सर्विस कब शुरू करी अपनी, इन्होंने मतलब ये जो जुडिशरी है इसके साथ, जो ये कोर्ट वोट वाला पूरा सिस्टम है, इसके साथ कब जुड़े थे, ये कब जुड़े थे उसके साथ, ये जुड़े थे 1952 में, 1952 में। अच्छा पहले ये जान लेते हैं इनका जीवन काल क्या है, पहले जीवन काल हम सबके बारे में जान लेते हैं, तो पहले इनका जीवन काल जान लेते हैं। मृत्यु तो हमको इनकी पता चल गई कब हुई, 25 फरवरी 2008 में। अब क्या जानना है इनका जीवन, मतलब इनकी जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1912 में। कब हुआ था इनका जन्म, 3 जुलाई 1912 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई, 25 फरवरी 2008 में। ओके तो 3 जुलाई 1912 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 25 फरवरी 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके अब इन्होंने सर्विस कब ज्वाइन करी थी, मतलब ये जज वगैरह जो वकील या जज जो भी कब बने थे, ये बने थे 1952 में, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है ना उन पे बनते पहले, तो वहां पे बने। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हाई कोर्ट में आए, फिर हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी सर्विस करी, फिर हाई कोर्ट में सर्विस जब की तो इन्होंने, तो ये क्या हुआ, ये दिल्ली हाई कोर्ट के क्या बन गए,
न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस बन गए कहां के, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही बन गए। और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कब से कब तक रहे थे ये, 1969 से 71 तक, 1969 से 71 तक ये चीफ जस्टिस रहे थे। और उसके बाद फिर ये क्या हुए, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए, जज बन गए, है ना। वहां के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे, है ना, चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बीच में रिजाइन कर दिया। इनका कुछ कोई परेशानी हो गई थी, जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनके साथ कुछ बहस हो गई थी। इसकी वजह से इन्होंने, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया, इनको किसी चीज में फंसा दिया, फंस गया, जो भी था, कुछ भी था, लोग प्रूव नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फंसा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया, ठीक है, वरना इनकी जॉब ऐसे चली जाती, तो इन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 71 तक क्या रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद कहां पहुंच गए, उसके बाद पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने, कब, 1971 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में आपको एक बात बताऊं, अगर आप इनके साल देखोगे जिस समय पे काम कर रहे हैं, ये कौन सा साल है, ये 1969 या 52 से लगा लो आप, 52 से तो इतना वो जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो है नहीं, लेकिन 69 से 71 लगा हुआ है ना, और 71 ये जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, जब से लगाओ, ये कौन सा समय है, ये वो वाला समय है जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश की कौन थी, प्रधानमंत्री थी। तो इनका इंदिरा गांधी से ना थोड़ा कोई बहुत अच्छा था नहीं रिश्ता, है ना। क्यों नहीं था, क्योंकि देखो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के क्या किया था, विरोध किया था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी, 1975 से लेकर 77 के बीच में, है ना। तो इस समय पे इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था, किसका, इंदिरा गांधी का। देखिए एक बहुत बड़ा केस है, आज तक का भारत में जो सबसे बड़ा केस माना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे। कितने जज बैठे थे, 13 जज बैठे थे। देखिए राम मंदिर में कितने जज बैठे थे, राम मंदिर में 5 जज बैठे थे, है ना। और उन सबने बोला था कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर होने का। लेकिन ये जो केस है, ये कौन सा केस है, केशवानंद भारतीय केस, केशवानंद भारतीय वर्सेस केशवानंद भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला का केस है ये, ठीक है। तो इसमें कितने जज बैठे थे, इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी, और फैसला आया था आपका 6-7 मेजोरिटी से, मतलब 7 वाले जो है वो जीत गए थे, है ना। तो ये केस क्या था, ये इंदिरा गांधी के अपोजिशन में केस था, ठीक है। इंदिरा गांधी इसके लिए लड़ रही थी, इस केस में मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करी थी। तो इस केस में जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के आया था ना वकील, वो थे आपके कौन, हंसराज खन्ना। इस केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जब आप केमिस्ट्री बोल रहा हूं, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, जैसे पीसीएस वगैरह उसके लिए, या फिर छोटे एग्जाम के लिए भी कर रहे हो, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो आज भी केस होते हैं ना, जब से 73 में आया था इसका फैसला, कब, 1973 में। आज भी कोई केस होता है ना, आज भी कोई केस होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है ना, इसको आज भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कितने साल हो गए, जब से लेके अब तक आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है ना। हमारी कोर्ट ने क्या बोला उस टाइम पे, जो हमारे जज थे उन्होंने क्या बोला, तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ये है कि हमारा देश किस आइडिया से बनाया गया है, हमारा देश क्या चाहता था, मतलब जिसने भी हमारा देश बनाया, मतलब जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, जिसने भी बनाएगा मतलब क्या है, जिसने, हमारा देश तो बहुत पुराना है, बहुत कितना पुराना देश है हमारा, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ पे बात हो रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था। तो जो हमारा संविधान बना था, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, है ना, उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया है, उन्होंने क्या सोच के, क्या आइडिया से बनाया हुआ कि भारत जो होगा फ्यूचर में ऐसा होगा, इतना अच्छा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो वो जो आइडियाज है ना उनके, वो जो आइडियाज है, वो आइडियाज उन्होंने कहां लिख रखे हैं, अलग अलग जो लॉ है, जो अलग अलग आर्टिकल्स है उनमें लिखे हुए हैं कि हम जो है ये चाहते हैं। क्योंकि देखो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें, मानव अधिकार की बात करें, हम लोग मानव अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट की, तो इसमें क्या है, कौन कौन से अधिकार देने हैं, मतलब कौन कौन से अधिकार हम दे रहे हैं। इसी के बाद ये आपके कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है हमारे फंडामेंटल राइट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। ये कब से कब तक है, मतलब ये कहां से कहां तक है, 36 से लेके और 50 तक है, यहाँ पे 36 से लेके 50 तक। इसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है ना, इसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है। तो 36 से लेके 50 या 51 तक है शायद, 51 तक है शायद, है ना। तो डीपीएसपी जो ये क्या है, ये निर्देश है, इसमें क्या हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शंस है, मतलब निर्देश हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उन्होंने निर्देश कैसे दिए हैं कि अभी जो हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जब ये हम संविधान लिख रहे हैं, तो फ्यूचर में ये सब चीजें आपको करनी है। तो कोई भी अगर लॉ बनता है ना, हमारे यहाँ पे कोई भी नया लॉ बनता है, तो वो हमेशा डीपीएसपी से बनता है। डीपीएसपी में अगर वो चीज लिखी है तभी वो मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा, उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है चाहे तो,
ठीक है, या तो आपको डीपीएसपी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी, वरना अगर बिना इंप्रूवमेंट मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना होगा, अगर आपने बिना उसके कर दिया ना तो आपका वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मतलब मान्य नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी हटा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए कोई केस उसके रिलेटेड। तो ये जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी ये क्या है, निर्देश है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमको दिए थे। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसमें इन्होंने बता रखा है हमको क्या क्या चाहिए, डीपीएसपी में क्या क्या हम, मतलब ये तो वो है जो जो हमने दे दिया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब मानवाधिकार, मतलब ये तो वो है जो हमने दे दिए, है ना। और डीपीएसपी मतलब डीपीएसपी जो निर्देश जो हम देना चाहते हैं, तो इन्हीं से देख के जो है पता चलता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर है वो कैसा देश चाहते थे। तो ये जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब ये सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया गया तो लोगों ने पूछा, जो जज थे वहां पे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, जज से पूछा, जो वहां पे वकील थे उन्होंने, तो जज ने बोला देखिए ये हमारे यहाँ का आइडिया है कि हमारा देश किस आइडिया से बना है, क्या सोच के बनाया गया था, तो इसी से रिलेटेड अब उन्होंने पूछा, फिर जज ने वकील ने पूछा, तो फिर ये सर आइडिया क्या है, कि देखो जो आइडिया होगा ना, जो कोई केस आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आइडिया होगा और उस आइडिया के हिसाब से काम नहीं चल रहा होगा तो हम अपने आप बता देंगे, हम वो डीपीएसपी में से निकालेंगे, ये जो निर्देश है इनमें से निकाल के आपको बता देंगे कि आपने सही कोई लॉ बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जो केस था ना, ये जो केस था इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा किसने लिया था, इन्होंने लिया था, किसने, हंस राज खन्ना ने। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी के मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी, क्योंकि केस जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ ही चल रहा था इस समय पे। 73 में तो थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ना, 73 में लिखा था, 73 में तो थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो इन्हीं के खिलाफ ये केस चल रहा है, भले ही स्टेट ऑफ केरला लिख रहा है लेकिन केरला की तरफ इंदिरा गांधी की पार्टी भी थी, ठीक है। तो ये जो है हम ज्यादातर जो है इंदिरा गांधी के अपोजिट ही रहे थे। फिर जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, फिर भी इन्होंने बहुत सारी चीज की थी इंदिरा गांधी के अपोजिट में, उनके अगेंस्ट रखे, ठीक है, इन्होंने की थी। फिर अब मैंने आपको क्या बताया, रिजाइन इन्होंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने जब वहां के जज थे इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया। वहां से रिजाइन देने के बाद ये कौन बने, ये हमारे यहाँ के कौन बन गए आपके सेंटर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेंटर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बने आपके सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पर कुल 3 ही दिन के लिए बन पाए। क्यों बन पाए 3 दिन के लिए, आपको अभी बताऊंगा। कब बने 3 दिन के लिए, 1979 में, 1979 में। अच्छा याद करो, मैंने आज के इतिहास में कई बार पूरी की पूरी टाइमलाइन बता रखी है, इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई, इन सब की। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई ना 77 में, तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा इलेक्शन हुए, 77 में इलेक्शन हुए, उसमें कौन जीत गई, वो आपकी जनता पार्टी जीत गई। फिर प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई बने। फिर मोरारजी देसाई की सरकार 2-2.5 साल में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की पार्टी ने किसको सपोर्ट दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को, और चौधरी चरण सिंह कौन बन गए, प्रधानमंत्री। लेकिन वो कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, 2.5 से 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के, है ना। जो चौधरी चरण सिंह, जिनमें मेरठ की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूपी बोर्ड जिससे एफिलेटेड है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, ये उन्हीं की बात हो रही है, चौधरी चरण सिंह की। वो हमारे देश के 2 से 2.5 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, 2.5 से 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। तो जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इनको बनाया था, क्या बनाया था आपका, उन्होंने इनको बनाया था सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनको बनाया था 1979 में, ठीक है, 1979 में। टर्म लाइन समझ गया आप। 77 में क्या खत्म हुई, इमरजेंसी खत्म हुई, फिर इलेक्शन हुआ, 77 में कौन जीत गई, जनता पार्टी जीत गई, और प्रधानमंत्री कौन बने आपके, मोरारजी देसाई। फिर 79 में वो उनकी पार्टी गिर गई, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने सपोर्ट दिया चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी को, और वो फिर 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर 3 दिन बाद ही उन्होंने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, किसने, इंदिरा गांधी ने। और जब उन्होंने सपोर्ट वापस खींच लिया तो फिर 1970 में 1980 में क्या हुआ, दोबारा फिर इलेक्शन हुआ, इसमें इंदिरा गांधी जीत गई थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। 3 दिन के लिए हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रहे। अच्छा ये जो है ना, इनको अवार्ड भी वैसे एक मिला है, मैं भी आपको बताता हूँ, बहुत फेमस, बहुत बड़ा अवार्ड है ना। वैसे मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया, इनको एक अवार्ड ही मिला, लेकिन बहुत बड़ा इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। वो अवार्ड कौन सा है, वो अवार्ड है आपका पद्म विभूषण। फिर आ जाइए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, कौन सा मिला इनको, दूसरे नंबर वाला पद्म विभूषण। कौन सा मिला इनको, पद्म विभूषण। कब, 1999 में, पद्म विभूषण 1999 में। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये ना इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ना प्रेसिडेंट के लिए भी लड़े हैं। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी के अगेंस्ट। देखिए जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या होता है, एक एक बंदा खड़ा होता है, एक अपोजिशन से कोई खड़ा कर देता है, एक जो पार्टी पावर में होती है वो खड़ा कर देता है। लेकिन जीतती ज्यादातर वही है जो पार्टी पावर में है, पर फिर भी दोनों तरफ से खड़े होते हैं। तो जो अपोजिशन में थे इंदिरा गांधी की तरफ से, तो इन्होंने अपने पार्टी खड़े करे, है ना, इन्होंने अपने खड़े करे। उनका क्या नाम था जो इंदिरा गांधी ने खड़े करे, जेल सिंह, क्या नाम था उनका, जेल सिंह, जो इंदिरा गांधी की पार्टी ने खड़े करे। फिर दूसरी अपोजिट से साइड से कौन खड़े हुए,
ये हंसराज खन्ना जी खड़े हुए, ठीक है ना। फिर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, वोटिंग वगैरह हुई और उसके बाद ये हार गए थे उनसे, लेकिन तो ये भी मैं एक एग्जांपल है कि इंदिरा गांधी के अपोजिट में ज्यादातर रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विदेश के अंदर कोई महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई थी आज के दिन। पहले देखते हैं 1921, 25 फरवरी 1921 को क्या हुआ था, रूस का जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी पर कब्जा, टिब्लिसी पे जो कब्जा किया था, किसने किया था आज के दिन 25 फरवरी 1921 या 1921 को, 1921 में किसने किया था, रूस ने किया था। ये जो आपकी जॉर्जिया इसकी कैपिटल, जो राजधानी है उसके ऊपर। देखिए क्या हुआ, अभी तक क्या है, पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से लेके 1918 तक। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, रशिया जीत गए, यूएस वगैरह ये सब भी जीत गए, तो रशिया ने क्या सोचा कि अब देखो मौका है, हम वैसे भी जीते पड़े हैं, बहुत सारे देश हार गए, जर्मनी के आसपास, जर्मनी हारा है और भी और आसपास के देश जो जर्मनी कब्जा लिए थे वो भी हारे से ही है। तो क्या करता हूं मैं, रशिया ने क्या सोचा, हम क्या करते हैं अब अपने देश की जो बाउंड्री है उसको बढ़ा लेते हैं, आसपास की जो बाउंड्री है ना इसको बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1920 में आसपास के जितने भी देश है ना सबके ऊपर हमला करना शुरू किया, धीरे धीरे करके सबको कब्जाना शुरू किया। तो उसी चीज में इन्होंने 15 फरवरी 1921 को जॉर्जिया पे अटैक किया, ठीक है। फिर इनकी बहुत तगड़ी लड़ाई चली और फिर जॉर्जिया, और 25 फरवरी 1921 को इन्होंने जॉर्जिया की जो कैपिटल है कौन सी, टिब्लिसी, इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने का मतलब है इसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, टिब्लिसी, ठीक है। इसको कैप्चर कर लिया था आज के दिन, तो उसी के बारे में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, 25 फरवरी 2001 को क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन। देखिए डॉन ब्रैडमैन का आज के दिन निधन हुआ था 2001 में 25 फरवरी को। डॉन ब्रैडमैन के बारे में जो क्रिकेट देखते होंगे ना, या फिर जो सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, वो डॉन ब्रैडमैन के बारे में जरूर जानते होंगे। आज तक दुनिया में जो सबसे बड़े क्रिकेटर माने गए, कौन माने गए, डॉन ब्रैडमैन। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर इनको अपना आइडियल मानते हैं और बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर हैं जो इनको अपना क्या मानते हैं, आइडियल मतलब इन्हीं को देख के क्रिकेट में आए, ठीक है। इन्हीं को देख के क्रिकेट में आए। तो इनका जन्म कब, जो इनका वो बता देते हैं, पूरा जीवन काल क्या था इनका जीवन काल क्या था। ये जो है आपके डॉन ब्रैडमैन जो है, या नीचे दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइए, हाँ दिख जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 27 अगस्त 1908 में। और मृत्यु कब हुई, 25 फरवरी 2001 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े आइडियल थे। हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनके बहुत बड़े आइडियल थे, इसी वजह से मैं इनके बारे में भी बताना चाह रहा था, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं डॉन ब्रैडमैन किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, यही ज्यादा पूछा जाएगा। ये जन्म वन्म इनका पूछा नहीं जाएगा, बस ये न्यूज में थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। हाँ एक चीज और, कल एक न्यूज रह गई थी, 24 फरवरी की एक न्यूज रह गई थी। 24 फरवरी, हालांकि मैंने शाम को करंट अफेयर वाली वीडियो में बता दिया था, लेकिन वो किसी ने नहीं देखी तो दोबारा बता देता हूँ। 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, कल के दिन 24 फरवरी 2022 को 1 साल हो गया था, 2023 को 1 साल हो गया था पूरा। मतलब 2022 में 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जो इस समय पे युद्ध चल रहा है ना, उसी युद्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अटैक किया था, कल उसको 1 साल हो गया। तो ये न्यूज कवर करनी रह गई थी, तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने बोर्ड देख लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, एक सिंपल सा काम, पूरी वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, सर हमारी ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो कल वाली वीडियो होगी 26 फरवरी वाली, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है, जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है, बस पूछना है, क्योंकि अभी मैं आपसे 1 to 1 जो बात कर नहीं रहा है ना, मतलब आप मेरे सामने तो नहीं, अगर मेरे सामने होते 1 वे, अभी हमारा 1 वे इंस्ट्रक्शन है, 2 वे होता, मतलब आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लेता कि क्या परेशानी है। लेकिन अभी ऐसा ही चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछना है, मतलब मुझसे पूछना है कि क्या आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।